हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आ जाइए, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज एनसीईआरटी बोर्ड 12th का हिंदी, और इसमें हम चल रहे हैं अभी आरो भाग की तरफ। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि आरो भाग का लास्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और एक और पद है, जैसे अंबेडकर साहब बोलेंगे, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके रचयिता है। और दो तरह के विचार हैं उनके यहाँ पर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और एक आदर्श समाज की कल्पना। ठीक है, तो एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए और श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, इस विषय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के काफी विस्तृत विचार है। यहाँ पर ज्यादा विस्तृत नहीं है, लेकिन हाँ, दो तरह के विचार है, दोनों तरह के विचारों को हम पढ़ेंगे। लेकिन दोनों ही विचार जो है एक दूसरे से बने हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कौन थे ये सभी जानते हैं। हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये, और साथ में भारत रत्न से सम्मानित। ठीक है, तो इन्हीं भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय आज हम पढ़ने वाले हैं। साथ में पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो बच्चों, क्या होता है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा, समझ सकते हो आप? क्योंकि आज के दौर में तो शायद आपको नहीं पता होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या होती है। कि जब वैदिक काल में वर्णों का विभाजन हो चुका था, कि वर्ण निश्चित हो गए थे कि ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये था कर्म के आधार पर जाति का जो है बंटवारा किया गया था। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि जब वैदिक काल से हम पुराणों के काल में आए, ठीक है, जैसे वैदिक काल से हम लौकिक काल में आए, और लौकिक काल में फिर हम जब ग्रंथों के काल में आए, जब तो क्या हुआ कि जो वर्ण विभाजन था, जो श्रम के आधार पर बना था, वो धीरे धीरे जन्म के आधार पर हो गया। अब ये हुआ जाने लगा कि जैसे जैसे बच्चा, जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, उसको कार्य सौंप दिया कि भाई तुम ये ब्राह्मण का कार्य करोगे, तुम पूजा पाठ करोगे। और पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, उसके अगर कोई संतान है, कोई बच्चा है उसका, या उसके गुजरने के बाद में फिर उसका बालक जो है वो फिर पूजा पाठ करेगा। तो ये जो काम था, ये क्या हो गया है, जन्म पर आधारित हो गया। इसी तरह से जो कर्म था वो जन्म आधारित हो गया था, यानी कि आप अपनी रुचि से अपना पेशा निर्धारित नहीं कर सकते थे। आप अपनी रुचि से, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से कोई पेशा नहीं ले सकते थे, कोई रोजगार नहीं ले सकते थे। आपको ये बाध्य किया जाता था कि आप अपने जाति का ही कार्य करेंगे, जाति से बाहर आकर आप कार्य नहीं करेंगे। जैसे ब्राह्मणों का कार्य, ब्राह्मण जो पूजा पाठ वगैरह है यही काम करना होता था। शूद्रों का काम जो था, दलितों का काम जो होता था, वो निम्न कार्य होते थे, वो करने होते थे। क्षत्रियों का काम था रक्षा का काम था, और वैश्य का जो था व्यापार वाणिज्य को देखरेख का काम था, और इन्हीं में उनको लगा रहना था। तो ये जो था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एक व्यक्ति के विकास में बाधक तत्व के रूप में साबित हुई थी। बच्चों, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा पूजा पाठ कर रहा है तो वह सही है, और शूद्र का बेटा अगर साफ सफाई कर रहा तो वो सही है। न ब्राह्मण के बेटे के लिए सही था, न शूद्र के बेटे के लिए सही था। क्योंकि कुछ काम ऐसे थे, शायद ब्राह्मण का बेटा वो नहीं कर पा रहा था, उसको पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, न भक्ति भाव में आस्था थी, फिर वो बिना मन के अपने पैतृक काम जो था उसको करते जा रहा था। इसी प्रकार से जैसे शूद्र का काम था दलित होकर जो अपने राजा महाराजा थे, जो भी उनके जो बड़े उच्च वर्ग के लोग थे, उनकी सेवा चाकरी करना, तो केवल वो उससे खुश नहीं था, उससे स्वतंत्र नहीं था। मतलब वो और भी हटके कुछ अच्छा करना चाहता, देश के लिए करना चाहता था, कुछ देशभक्ति दिखाना चाहता था। लेकिन देशभक्ति तो क्षत्रियों को दिखानी थी, वो शूद्र के हिस्से में नहीं था। तो यहाँ पर ये जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन था, एक तरह से व्यक्ति विकास में बाधक तत्व थे। व्यक्ति के जो भी मतलब जो व्यक्ति जो भी काम करता था अरुचि से करता था, रुचि से कोई काम नहीं हो पाता था। अगर रुचि से कोई काम नहीं हो पा रहा है तो उसका उत्पादन हो, या फिर कार्य की जो श्रेष्ठता है, या कार्य की जो वृद्धि है, या कार्य की गुणवत्ता है, उसमें हमें निरंतर उसमें कमी आती जाएगी। मतलब अगर आप किसी रुचि से काम करेंगे, जैसे लेके फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अभी जैसे आपने सब्जेक्ट लिया है, कोई भी सब्जेक्ट लिया है, साइंस लिया है, साइंस मैथ्स लिया है, या साइंस बायो लिया है, या आर्ट्स लिया है, या कॉमर्स लिया है, जो भी लिया है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से लोगे तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, या फिर तभी आप अपना फ्यूचर बना पाओगे, करियर में कुछ कर पाओगे, आप जिस दिशा में जाना चाहते हो उस दिशा में, क्योंकि आप आपकी मर्जी से जा रहे हो। लेकिन पहले ये निश्चित नहीं था, निर्धारित नहीं था। पहले ये था कि आपने जिस जाति में जन्म लिया है, चाहे आपकी मर्जी हो या न हो, आपको उस जाति का काम करना है। ठीक है, अब तो हम जाति से बाहर आ चुके हैं,
अब तो आज का जो समय है वो तो जाति प्रथा को लेकर बहुत तक गांव में तो आज भी दिखाई देगा, लेकिन फिर भी देखा जाए तो आज की स्थिति में बहुत हद तक परिवर्तन आ चुका है। लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय का चैप्टर है और आजादी के समय का है। आजादी के बाद भी बहुत सालों तक ये जो जाति प्रथा श्रम विभाजन ये इसी प्रकार से चलता रहा था और ये किस तरह से समाज को तोड़ कर रख लेता है ये बताया है। साथ में एक आदर्श समाज की जो कल्पना है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि समानता, सहिष्णुता, भाईचारे के, मतलब कुल मिला के भाईचारे के साथ अगर आप रह रहे हो, ऐसे एक आदर्श समाज की कल्पना करिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि सभी व्यक्ति जाति प्रथा के भेदभाव को भूल जाए, कर्म के भेदभाव को भूल जाए, ऊंच नीच का भेदभाव भूल जाए और सभी भाईचारे के स्वरूप में, भाईचारे के भाव से इस संसार में जीवन यापन करें। तो देखिए संसार कितना खुशनुमा हो जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ हम शुरू करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पाठ को। लेकिन तो चलिए शुरू करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय को और उनके बाद उनके दिए गए 2 प्रकार के विचारों को हम पढ़ेंगे। तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू में 14 अप्रैल को आपको पता है छुट्टी भी होती है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अवकाश होता है, पूरे सभी जगह अवकाश होता ही। प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में प्रथम प्रकाशित कृति थी ये। द अनटचेबल्स हु आर दे 1948 में यानी कि 1948 में। हु आर द शूद्रास 1946 में प्रकाशित हुआ है। देखिए बच्चों ये भी ध्यान रखना है आपको कि द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में प्रकाशित हुआ है। द अनटचेबल्स हु आर दे 1948 में प्रकाशित हुआ है। हु आर द शूद्रास ये 1946 में प्रकाशित हुआ है। बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 में प्रकाशित हुआ है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट 1955 में। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविशियन फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पीएचडी की थीसिस है ये 1916 में प्रकाशित हुई है। बच्चों पीएचडी करते हैं ना तब थीसिस लिखनी होती है, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर एक आपको टॉपिक दिया जाता है, उसी टॉपिक के ऊपर पीएचडी होती है। तो उन्होंने जो पीएचडी करी थी वो करी थी द प्रॉब्लम ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इसके ऊपर उन्होंने पीएचडी करी थी। और ये पीएचडी की थीसिस है, मतलब एक तरह की एक पूरी बुक लिखी जाती है, उसमें सर्च किया जाता है, सर्वे किया जाता है, इन्वेंशन मतलब बहुत सारा खोजबीन करके और विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन 1965, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956। पुस्तकें और भाषण है इनके। मूक नायक, बहिष्कृत भारत जनता ये पत्रिका संपादन है। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है हिंदी में। ठीक है, ये सारी जो बुक्स है मोस्टली उन्होंने इंग्लिश में लिखी है और अगर हिंदी में पढ़नी है आपको तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो आप बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय इस नाम से अगर आप लेना चाहते हो, 21 खंड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 21 खंडों में उनका जो लिखा पूरा लेख है, साहित्य है, जो भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, निधन हुआ था उनका दिसंबर सन 1956 ईस्वी में दिल्ली में। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुविधा यानी कि स्वतंत्रता। कि अगर इंसानों की तरह जीने का, कि हमने मानव रूप में जन्म लिया है और मानव रूप में जीवित रहने का या जीने का या जीवन जीने का जो अधिकार है वो सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है, कुछ लोगों को नहीं होता है ये अधिकार, वो चाहे तब भी नहीं होता है, तो ये कहाँ तक की स्वतंत्रता है? ये एक तरह की परतंत्रता ही थी। भारत में अंग्रेजों की गुलामी तो थी,
लेकिन साथ में जातीय गुलामी भी साथ साथ उसका साथ दे रही थी। तो अंग्रेजी गुलामी के साथ साथ जातीय गुलामी ने जितना अंग्रेजी गुलामी ने लोगों को नहीं तोड़ा है, उससे ज्यादा जातीय गुलामी ने लोगों को तोड़ा है। तो उनके अंदर तक वे टूट चुके थे एक तरह से। उनमें से थे ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, और वाल्मीकि जी, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और ये आ गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे कई उदाहरण है इस समाज में, कई उदाहरण है जिन्होंने इस जातीय प्रथा को झेला है, और जातीय प्रथा की जो अवहेलना थी ना उसको झेला है, और उन्होंने अपने अंतर्द्वंद को बताने का प्रयास भी करा। उसके बाद वे महान व्यक्ति कहलाए। लेकिन उसके बाद उनको महानता मिलने से क्या मतलब है, जब उनका जो जीवन था, बचपन उन्होंने ऐसे जिया है, फिर थोड़े से बड़े हुए तब कैसी जिंदगी जी है, तो उनको कितनी निराशा फील हुई होगी, कितनी महसूस हुई होगी, कितना अनुभव किया होगा उन्होंने कि सब लोग कितना अच्छा जीवन जीते हैं, हम क्यों नहीं जी पाते हैं, सब लोग पढ़ाई करते हैं, हम नहीं कर पाते। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जब विद्यालय गए थे पढ़ने के लिए, तो कलीराम मास्टर ने उनको पहले दिन पूछा कि भाई तुम कौन हो, चूहड़ हो क्या? बोले हाँ हम चूहड़ है। तो कहाँ से? तो उनको पता चल गया कि चूहड़ है, यानी कि ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते, दलित वर्ग के हैं। तो उनको कह दिया कि चलो एक काम करो, झाड़ू लो और झाड़ू लगाओ। 3 दिन तक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने स्कूल के ग्राउंड में झाड़ू ही लगाया था। चौथे दिन जब उन्होंने कहा कि मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मैं तो पढ़ूंगा, तो कलीराम जो मास्टर थे, हेड मास्टर, वो मानने लग गए कि भाई तुम्हारा काम ही झाड़ू लगाना है। तो क्या ये सही था? क्या एक बच्चे को ये कहना कि तुम जिस जाति से बिलोंग करते हो उस जाति में केवल और केवल झाड़ू लगाने का काम है, लोगों की सेवा करने का काम है, तो तुम भी यही करोगे? एक बच्चे से ये कहा जा रहा है। क्या उसे दूसरे बच्चों की तरह शिक्षा लेने का, स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार नहीं था? खुद कमा के अपने आप से खाते पीते, क्यों समाज के ठेकेदारों ने उनको जाति प्रथा के बंधनों में बांध दिया? क्यों किया ये सब? पढ़े लिखे समाज ने भी किया था, अनपढ़ समाज ने नहीं। जिन लोगों ने किया था वो सभी शिक्षित थे, अच्छे थे, प्रबुद्ध लोग थे। और प्रबुद्ध लोगों के द्वारा जब इस तरह की कार्यवाही की गई तो फिर निराशा ही हाथ लगती है, और निराशा के फलस्वरूप फिर आक्रोश होता है। तो यहां से आएगा कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेष अधिकार कहना उचित है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन चले गए। अब क्या हुआ कि काफी ब्रिलियंट बच्चे थे। तो भाई बड़ौदा जो है, बड़ौदा कहाँ पर आपको पता है, गुजरात के बड़ौदा शहर है। बड़ौदा शहर के जो राजा थे, उन राजा ने इनको काफी प्रोत्साहन दिया, और प्रोत्साहन के बाद में इनको बाहर स्कॉलरशिप दी और बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। बाहर ये वकालत पढ़ के आए। वकालत पढ़ने के बाद में उन्होंने भारत में आके वकालत भी किया, और साथ में पुस्तकें भी लिखते गए, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित भी हुए। उसके बाद उनको संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और केवल ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी समिति थी, बहुत सारे लोगों का एक संगठन था। उन संगठन ने मिलकर सबके विचारों के आधार पर ये संविधान लिखा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में संविधान लिखकर तैयार हुआ था। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा था, सबके विचारों को रखा गया था। सब तरह से सभी बहुत सारे पूरे विश्व के संविधानों को देखा गया, वहां से जो सार तत्व था वो हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है, बहुत सारी विशेषता है संविधान की। तो उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक, पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। अनुवाद यानी कि अनुवाद कर करके संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और वैदिक वाङ्मय। वाङ्मय मतलब साहित्य, वाङ्मय का मतलब क्या होता है? धार्मिक साहित्य, पौराणिक साहित्य और वैदिक साहित्य। और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। अब बच्चों देखिए, ये इतने सारी जो इनको उपाधियां दी गई है ना, ये उपाधियां कब दी जाती है? जब आपने शिक्षा ग्रहण करी हो। आप जितना अनुभव करोगे उतनी आपको उपाधि मिलेगी, जितना आप शिक्षा लोगे उतनी आपको उपाधि मिलेगी। तो ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त करी थी, बहुत सारा साहित्य पढ़ डाला था, बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली थी। उसके बाद उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, इन ज्ञान के आधार पर उनको ये सारी उपाधियां प्राप्त हुई थी, बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की।
समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अथक का मतलब होता है बिना थके, कभी थके नहीं वह। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी है। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर का बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ता था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई करी। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु बनने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक और गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन बिना कोई भी, उन्मूलन का मतलब होता है उसके परिवर्तन या उसके नाश के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए वह अधूरी है। कहने का तात्पर्य है कि आपको राजनीतिक स्तर पर तो स्वाधीनता मिल जाएगी, लेकिन जो सामाजिक स्तर पर जो पराधीनता है, उस पराधीनता को कब नष्ट करोगे? यानी कि सामाजिक स्तर पर जिन लोगों को स्वाधीनता नहीं मिली है, वो स्वाधीनता कब मिलेगी? तो उन्होंने राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी स्वाधीनता प्राप्त करने के अथक प्रयास करे थे। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। एक तो महात्मा बुद्ध, कबीरदास जी और ज्योतिबा फुले। अब क्योंकि ज्योतिबा फुले स्वयं खुद भी दलित जाति के थे और दलित जाति के होने के कारण, क्योंकि जैसे सभी जगह दलित जाति नहीं है ज्योतिबा फुले की, ज्योतिबा फुले ऐसे कहा जाता है कि माली समाज के हैं। अब क्योंकि महाराष्ट्र के थे तो महाराष्ट्र में जो माली समाज है वो दलित वर्ग के अंतर्गत आता है, लेकिन हम जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर जो माली समाज है वो दलित वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, ओबीसी के अंतर्गत आता है, बैकवर्ड कास्ट में आ जाता है, लेकिन फिर भी दलित वर्ग में नहीं आता है। ठीक है। और जो कबीरदास जी थे जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था, उसके बाद महात्मा बुद्ध के जो विचार थे वो किसी व्यक्ति को लेकर, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को लेकर नहीं थे, मतलब सभी व्यक्तियों के लिए थे। इसलिए उनके जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति थे, गौतम बुद्ध, कबीरदास जी और ज्योतिबा फुले। अंत में उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया था। हिंदू धर्म से वे पूरी तरह से असंतुष्ट थे, बहुत दुखी हो गए थे इस हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के आधार पर, इसलिए फिर अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बुद्धिज्म हो गए थे। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माता में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज जो दलितों को आरक्षण प्राप्त हुआ है उसका पूरा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान निर्माता कहे जाएंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कहे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। मतलब ये जो प्रकरण हमारे चैप्टर में आया है ये एक भाषण है, और ये भाषण कौन सा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, 1936 में जो उन्होंने दिया था, और ये ललई सिंह यादव द्वारा अनुवाद किया गया है इसका। ठीक है, हिंदी रूपांतरण किया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। अब यह आएगा, देखिए बच्चों, कि तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया था। ठीक है, अब बच्चों ये तैयार क्यों किया गया था?
तो हो सकता है 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कर रहे हो, तो इसलिए उन्होंने ये भाषण तैयार किया हो। और फिर इस भाषण, ये जो सभा थी, ये जो सभा आयोजित की गई थी, ये स्थगित कर दी किसी कारणवश, और स्थगित करने के कारण ये जो भाषण है बोला नहीं गया, ये भाषण पढ़ा नहीं गया। लेकिन फिर इसको टेलीकास्ट नहीं बोलेंगे हम, प्रकाशित करा गया। ठीक है, फिर इसको प्रकाशित करा गया और लेखबद्ध कर दिया गया, और अब ये स्थायी रूप से हमारे पास में विद्यमान है, यानी कि हम इसको अब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं, ठीक है, सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुआ। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए। तो एक आदर्श समाज के लिए 3 तत्व कौन कौन से होने चाहिए? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और इन तीनों का जो मिला जुला रूप है उसको बोलते हैं भाईचारा। क्या बोलते हैं बच्चों? भाईचारा। ठीक है, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया अर्थ तक भी पहुंचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषय सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ गई है। तो पहला है हमारा टॉपिक श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो भाई श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? सबसे पहला ये है, और इसी को पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक मतलब जातिवाद को बढ़ाने वाले पोषक, जो जातिवाद को बढ़ाने वाले लोग होते हैं ना। अब जातिवाद को कौन बढ़ाएगा? मनुष्य बढ़ाएंगे। तो मनुष्यों के लिए कहा गया है कि जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। जातिवाद को और आगे बढ़ावा देने के लिए वाले जो लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार ये कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता के लिए, ये इसका शब्द का अर्थ यह है कि आधुनिक समय में, चलो प्राचीन समय में तो हम मानते हैं कि चलिए वर्ण व्यवस्था थी, वैदिक काल से वर्ण विभाजन जो हो गया था उसके बाद से वर्ण व्यवस्था चलती गई और कई सदियों तक चली थी, बहुत सदियों तक ये चली, तो फिर ये स्थायित्व हो गई। अब किसी वर्ण के आधार पर नहीं, मतलब किसी कर्म के आधार पर नहीं, सीधा सीधा आपने जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति में आपका जन्म हो चुका है, वही काम आपको करना है। ठीक है, लेकिन आधुनिक समय में जब जातिगत आधारित जो रोजगार थे उन रोजगारों को करने के लिए ऐसा कहा जाता था कि कार्य कुशलता होगी। मतलब कोई दर्जी है और दर्जी को क्या बोलते हैं? छिपा जाति, कुछ ऐसा ही बोलते हैं, दर्जी जाति है। अब दर्जी जाति का व्यक्ति क्योंकि कपड़े सिलने में माहिर है तो वो कपड़े ही सिलेगा। अब चूंकि उसके पिताजी बहुत अच्छे टेलर थे, बहुत अच्छा डिजाइन उनको आता था, इसलिए वो कार्य कुशल थे, इसलिए उनको वो कार्य दे दिया, भाई तुम कपड़े सिलने का काम करो। अब बहुत समय बाद में जब उनकी आगे की पीढ़ी आई, मतलब दर्जी का पुत्र हुआ, पुत्री हुई, फिर उनके पुत्र पुत्री हुए, अब धीरे 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 इस कार्य में ना बोरियत आने लग गई, मतलब ऊब आने लग गई। ऊब के कारण जो बच्चे थे वो इंटरेस्ट नहीं लेने लगे, उनको कोई और काम अच्छा लगने लगा। अब क्योंकि बुद्धि जो है सबकी एक जैसी तो होती नहीं है, सबकी अलग अलग होती है, माता की अलग होती है, पिता की अलग होती है, बच्चे की अलग होती है, लड़की की अलग होती है, लड़के की अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। कौन किस दिशा में कार्य करेगा किसको पता है? कुछ नहीं पता है। लेकिन चूंकि आपके जाति आधारित दर्जी का कार्य था इसलिए आपको दर्जी का कार्य करना है। अब क्योंकि जो पिताजी थे वो बहुत अच्छा काम करते थे लेकिन जो उनका पुत्र है वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो ऐसा समझा जाता था कि भाई इसके पिताजी अच्छा काम करते थे तो इनका ये पैतृक काम है, तो ये लोग अच्छा काम करेंगे, ये लोग अच्छा काम करेंगे, ये कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि कार्य कुशलता उन्हीं के पास है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कार्य कुशलता उसी के पास होगा जिसको वो कार्य आता होगा। लेकिन इस कार्य कुशलता के लिए वही जाति आधारित कार्य उन लोगों को सौंप दिया गया। ठीक है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है, कौन सी भाई? कि श्रम विभाजन निश्चय सभ्य समाज की आवश्यकता है, क्योंकि जो सभ्य समाज है उसकी आवश्यकता जरूर होगी श्रम विभाजन। ठीक है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। श्रम विभाजन यानी कि श्रमिकों का विभाजन, श्रमिकों का विभाजन यानी कि जो कार्य कर रहा है उसका विभाजन, कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य देना है
और उस विभाजन के आधार पर उनके साथ में किया गया भेदभाव। तो ये जो भेदभाव था ना, चलिए यहाँ तक भी मनुष्य ने मान लिया था कि चलिए कोई बात नहीं, हम काम कर रहे हैं ना, हमारा जो काम है हम कर लेंगे। लेकिन उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उनके साथ में भेदभाव किया जाता था, उनको पीड़ित किया जाता था, उनके साथ में दुराचार किया जाता था। इसलिए उन्होंने आवाज उठाई, इसलिए उनको लगा कि ये जो श्रम विभाजन है ये एक तरह से हमारी दास्ता है और हम इस दास्ता में नहीं जिएंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ एबिलिटी है, हमारे अंदर भी कुछ हुनर है, उस हुनर को हम बाहर निकालना चाहते हैं। तो जो जाति आधारित काम था, चलिए जो बाकी लोग थे, जो दर्जी का काम कर रहा था या दूसरा काम कर रहा था या कोई लोहार का काम कर रहा था, तो कम से कम ये तो था कि वो काम करके आमदनी ले रहा था, पैसा ले रहा था, उससे कमा कर खा रहा था। लेकिन ये दलितों का काम तो ये था कि भाई दूसरों की सेवा करनी, उनकी झूठन खानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जब झूठन आत्मकथात्मक कहानी पढ़ी ना मैंने, तो जब फर्स्ट बार मैंने पढ़ी थी तब मुझे लगा कि उनके साथ कितना अमानवीय व्यवहार होता था। मतलब उनको झूठा खाना दिया जाता था, शादी विवाह में उनके साथ उनके द्वारा काम कराया जाता था। मतलब पूरा मजदूरी, पूरी तरीके से जो भी तैयारी करवानी है, भारी भारी काम करवाना है, लेकिन खाने की बारी आती है जब उनको एक तरफ छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके बाद भी वो वही पत्तलों से जूठन वूठन उठाकर धो धा के रख के फिर उसको कैसे, मतलब आप अगर आज के समय में देखोगे तो शायद आप नहीं खा पाओगे। और उस समय वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, इस स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। जानवरों की खाल को निकालना, मरे हुए जानवरों को ले जाना। आज तो ऐसी स्थिति है कि अगर आपके घर के आगे कोई कुत्ता भी मर गया ना, तो उस आपको, या तो अगर आप किसी को सबसे पहले बात तो ऐसा कोई यहाँ पर, मतलब शहरों में तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं है कि पर्टिकुलर कोई जाति बिलोंग है वही व्यक्ति जाएगा नगर निगम को या नगर पालिका को, जो भी आपकी लगती है नगर परिषद, उसको इन्फॉर्म किया जाता है और वो व्यवस्था करते हैं। खास करके पार्षद जो होते हैं वो व्यवस्था करते हैं उसे उठाने की। लेकिन ग्रामीण समुदाय में बच्चों आज भी यही स्थिति है कि जो दलित वर्ग होते हैं वही ये काम करते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो शौकिया काम करते हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। अब ये हो गया है कि दलित वर्ग भी काम करता है तो उसको अपने अधिकार से जो पैसा मिलना होता है वो देना पड़ता है। तो वो चलो स्वेच्छा से कर रहा है, उसके लिए आपको उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन वो दास्ता के रूप में नहीं कर रहा है, मजबूर होकर नहीं कर रहा है। भाई मैं नहीं करूंगा, किसी और को बुला लो, ऐसा भी हो सकता है। तो आज का समय तो काफी परिवर्तनशील हो गया है, लेकिन उस समय की बात की जा रही है जब वास्तव में श्रम विभाजन एक प्रकार का क्या कहेंगे हम, अपराध था, या हम कहेंगे कि थोपा गया एक सजा थी। ठीक है, एक सजा में झेल रहे थे। भारत की जाति प्रथा एक विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। विभाजन कर दिया, कोई बात नहीं। जैसे अभी हम बात करते हैं कि किसी दफ्तर में जाते हैं, किसी दफ्तर में भाई उच्च अधिकारी होता है, निम्न अधिकारी होता है, फिर इससे जैसे फर्स्ट ग्रेड होता है, सेकंड ग्रेड होता है, थर्ड ग्रेड होता है, फोर्थ ग्रेड होता है। फोर्थ क्लास का जो व्यक्ति होता है वो सफाई कर्मचारी होता है, वो साफ सफाई करेगा, झाड़ू पोछा करेगा, भाई पानी ला के देगा, अधिकारी बैल बजाएगा तो उसके ऑर्डर फॉलो करेगा। ये होता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम। लेकिन उससे उसको आमदनी मिल रही है, ठीक है, उसको आमदनी मिल रही है, लेकिन उसको कोई यूं नहीं कह सकता है कि तुम्हारा काम छोटा है। भाई है तो नौकरी, उसका काम भी है, उसको कोई निम्न स्तर का व्यक्ति नहीं कह सकता है। लेकिन जाति प्रथा ने तो व्यक्ति को ऊंच नीच की भावना से प्रेरित कर दिया था, ऊंच नीच की भावना में डाल दिया था कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कोई उच्च जाति का कोई निम्न जाति का, ये भी बता दिया था, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाई जाती थी, कहीं भी नहीं पाई जाती है, केवल और केवल भारत में स्थापित थी। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं था। ये तो जबरदस्ती थोपा गया एक परतंत्रता थी एक तरह से। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव कर सके, उसको इस काबिल बना सके कि वो अपना कार्य का चुनाव कर सके। उसको क्या करना है, जैसे आज के समय में किया जा रहा है, सभी स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्रता के रूप में वो कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, उसके प्रशिक्षण और उसकी निजी क्षमता के आधार पर नहीं। उसमें क्या हुनर है, कितनी दक्षता है, क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सोचना नहीं। ये तो बहुत दूर की बात है, जन्म लेना तो बहुत दूर की बात है, माता के गर्भ में आने पर ही
पता चल जाता है, या कुछ माता पिता तो ऐसे हैं कि हमारा बालक होगा तो हम उसको ये वाला काम करवाना है भाई, ये सिखाना है उसको, ऐसे सिखाएंगे। नहीं हुआ उससे पहले भी कि गर्भधारण के समय से ही निश्चित हो जाता है कि उसको कौन सा पेशा करना होगा, कौन सा काम करना होगा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देती है, मतलब पूरी तरह से बांध देती है। वो अब स्वतंत्र नहीं है, अब उसकी इच्छा हो या ना हो उसको वो काम करना है। अब जब अरुचि से काम करेगा तो कार्यकुशलता आएगी, ठीक है। कार्यकुशलता कब होगी? जब रुचि से काम करेगा। तो जिस व्यक्ति ने स्टार्टिंग में रुचि से काम किया था इसलिए उसमें कार्यकुशलता थी, अब उसमें अगर कार्यकुशलता नहीं है इसका मतलब वह अरुचि से काम कर रहा है। तो जिस कार्य में उसको रुचि है वो कार्य करने दिया जाए तो कार्यकुशलता देखिए कितनी अच्छी बढ़ेगी उसकी। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। अब ये है कि चाहे जैसे हमने दर्जी का काम बोला था, दर्जी का बेटा दर्जी बना है, अब दर्जी तो बन गया लेकिन उसको तो आता ही नहीं है मशीन की नीडल में सुई धागा लगाना, जो नीडल होती है सुई, उसमें धागा बना रखना भी नहीं आता है, धागा उसको बोलते हैं सुई पोना। तो सुई पोना तक नहीं आता है तो वो क्या कर सकता है बताओ? उसको चलाना नहीं आ रहा है, उसको कटिंग करना नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा? बेरोजगार हो गया, क्योंकि और किसी व्यवसाय को अपनाने की उसको स्वतंत्रता नहीं है। उसको यही काम करना है, चाहे वो कैसा भी करे। तो अच्छा काम नहीं करेगा तो लोग उसके पास कम आएंगे, कम काम करवाएंगे तो कार्यकुशलता नहीं है अच्छी, कार्यकुशलता अच्छी नहीं है तो फिर आमदनी कम होगी तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? तो ऐसे धीरे धीरे इस समाज में जो इस तरह के कार्य करते थे और जाति आधारित जो समाज थे उनमें धीरे धीरे गरीबी होती गई। क्यों? क्योंकि कार्यकुशलता नहीं थी, रुचि नहीं थी सबसे पहले तो इसलिए भारत में गरीबी का एकमात्र कारण श्रम आधारित जाति प्रथा जो है वो भी माना जाता है और माना जाना चाहिए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और कोई चारा रहता ही नहीं है कि भूखे मरो फिर, क्योंकि आप और कोई काम तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि और कोई काम करने की आपको छूट है नहीं। आपको करना है तो यही काम करना है, तो फिर आप कैसे करोगे? हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। कौन से धर्म की? नाम दिया है बच्चों, हिंदू धर्म की। जो जाति विभाजन की प्रथा थी, जो जाति विभाजन का कार्य था, जाति विभाजन की जो संरचना थी, वो संरचना किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती है, अनुमति नहीं देती है, परमिशन ही नहीं थी। आप कोई काम कैसे कर सकते हो भाई? जो दलित वर्ग का व्यक्ति है वो पढ़ लिख कैसे सकता था? दलित वर्ग का व्यक्ति है वो कलेक्टर कैसे बन सकता था? वो यूपीएससी का एग्जाम देने की उसको अनुमति नहीं थी, वो नहीं बैठ सकता था, वो सार्वजनिक स्थानों से पानी नहीं ले सकता था, सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ नहीं सकता था, सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग नहीं कर सकता था। तो फिर वो कहाँ जाएगा? पैदल यात्रा करता था, पता है, बसों में नहीं जाने दिया था, सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग प्रयोग नहीं कर सकता था। इसलिए भीमराव अंबेडकर जी जब विद्यालय जाते थे अपने कपड़ों को उतारते थे, ऊपर सिर पर रखते थे, नदी पार करते थे, फिर वहां जाके कपड़े पहनते थे। ऐसे ही जब स्कूल की छुट्टी होती थी फिर और स्कूल के कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे, कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ाई नहीं करते थे। स्कूल की छुट्टी होती थी तो इसी प्रकार कपड़ों को उतारते, सिर के ऊपर रखते, फिर नदी पार करते, फिर घर जाते, घर जाकर फिर अपने माता पिता का हाथ बटाते थे। तो कहां तक ये सही था? नहीं था ना सही, बिल्कुल। आज हम अभी आप लोग बात कर रहे हो बच्चों, आपको पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, चलो ये नहीं ये कर लेंगे, क्योंकि आज अब स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में आपने जन्म लिया है। मैं और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने अपना आत्म बलिदान दिया है और उनकी बदौलत आज हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे और अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। मैं एक महिला हूं, मैं महिला होकर अगर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हूँ तो बहुत बड़ी बात है। पहले तो महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि उनको घर से बाहर तक नहीं जाने दिया जाता था, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी के चुनाव की भी परमिशन नहीं थी, वो भी बहुत दूर की बात थी, वो कुछ कहने लायक भी नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें थी, आप लोग नहीं समझेंगे अभी, आप लोग क्योंकि आपका दिमाग जो है वो सीधा सीधा बातचीत में चला गया है, तो आप नहीं समझ पाओगे कि यहाँ हम पढ़ क्या रहे हैं। और ये जो पढ़ रहे हैं, जब आप पता है जब भी आप कोई चीज पढ़िए ना
उसके अंदर चले जाइए। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से अंदर जा चुकी हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा है उन लोगों के प्रति, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते उन लोगों की तस्वीरें आ रही है, चाहे मैंने देखी नहीं है लेकिन वो सीन आ रहे हैं मेरे सामने। कुछ पढ़े हैं मैंने, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ा है मैंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा है मैंने, ज्योतिबा फुले को मैंने पढ़ा है, और भी कई छोटे जिनके नाम मुझे याद नहीं है। मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी है, उन कहानियों के आधार पर मुझे पता है कि ऊंच नीच की भावना क्या है। बचपन में मैंने अपने गांव में देखी भी है इस तरह की, लेकिन वो तो अपनी मन मर्जी से करते थे, इसलिए मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो अपनी इच्छा से करते थे, शौक से करते थे, खुशी खुशी करते थे। सरकारी नौकरियां भी थी फिर भी करते थे, इस तरह का काम करते थे दलितों का। लेकिन फिर भी चलो उस समय मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब मैं समझदार हुई, जब मुझे ये रुझान हुआ, मुझे समझ में आया कि हाँ दलित वर्ग ऐसा था, वर्ण विभाजन ये था, वर्ण विभाजन में किस किस को क्या क्या अधिकार दिए थे, तो मैं सीधा सीधा उनके अंदर चली जाती हूँ। जैसे इस चैप्टर के अंदर जा चुकी हूँ मैं, तो आप भी जब तक चैप्टर के अंदर नहीं जाओगे आप नहीं समझ पाओगे कि आप क्या पढ़ रहे हो और मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बेरोजगारी क्योंकि उसको पता ही नहीं है खेती कैसे करनी है, और किसान खेत दे दिए उसको, भाई तुम्हारा काम है किसानी करना, खेती करना, तो खेती करोगे। उसको नहीं आती है, उसको समझ में नहीं आया, बीजों की पहचान नहीं है, उसको जमीन की पहचान नहीं है, उसको फसल की पहचान नहीं है, और उसको बोल दिया भाई तुम ये काम करो। ठीक है, कोई भाई शिक्षक था, उस शिक्षक ने अपने बेटे को बोल दिया भाई चलो अब पढ़ाने का काम करवाए, तो बेटा भी पढ़ाने का काम कराए। लेकिन हर कोई गुरु बन सकता है क्या बच्चों? हर कोई पढ़ा सकता है क्या? हर कोई कुछ बच्चों के सामने खड़े होकर उनकी मति को, उनकी बुद्धि को समझकर और फिर उनके अनुसार कुछ एक्सप्लेन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ये काम कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। ठीक है, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ठीक है, ये बड़ी है कि कुछ लोग जो कुछ कार्य को मजबूरी में करते हैं, ये सबसे बड़ी दुविधा है आज के समय की। निर्धनता और गरीबी इतनी बड़ी दुविधा नहीं है। निर्धन हो लेकिन एक समय आएगा जब आप कुछ मेहनत करके अपने जीवन को सुधार सकते हो, और बेरोजगार हो तो अभी शायद कुछ समय के लिए आपके पास रोजगार नहीं है, हो सकता है दूसरा रोजगार करोगे तो हो जाएगा। कुछ समय के लिए बेरोजगारी है, फिर कुछ और आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट ये तो है कि आपको रोजगार चुनने की स्वतंत्रता है, अपनी गरीबी मिटाने के ऑप्शन है। लेकिन जब आपका पेशा ही निर्धारित किया गया है तो वहां पर आप क्या करोगे? वहां पर तो आप बेरोजगार हो तो बेरोजगारी का कार्य करते जाओगे, आप निर्धन हो तो निर्धन ही रहोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है आपको चुनने का कि आप अपनी निर्धनता को मिटा सकते हो। अब आपकी जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी मीन्स अरुचि, जो आपकी अरुचि है उसको रुचि में बदल सकते हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वो आप उसी स्थिति में रहोगे। फिर दिन ब दिन आपकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती जाएगी। और जब आपका बेस ही खराब हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? वो जो खराब बेस जो है वो क्या होगा भाई? सीधा सीधा जमीन गिरवी रख दोगे भाई। अपनी जो आने वाली पीढ़ी को कर्जा, मतलब कर्ज के रूप में दोगे, गिफ्ट दोगे, लेकिन क्या दोगे? कर्ज दोगे। उसने जन्म नहीं लिया है, आने वाली पीढ़ी ने जन्म नहीं लिया है, लेकिन उसको पता है कि मुझे अगर जन्म लेना है तो कर्जा उतारना है। कौन सा कर्जा? जो मेरे पूर्वजों ने लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि वो गरीब हो गए थे। क्यों गरीब हो गए थे? क्योंकि अरुचि से काम कर रहे थे। उनका जो कार्य, जो उनका जातिगत पेशा था, वो पेशा उनको नहीं आता था, इसलिए वो गरीब हो गए थे। आया समझ में कुछ? थोड़ा सा भी? ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? कुशलता यानी कि एक्सीलेंसी। आप कोई काम में
अच्छा कब दिखाओगे, अच्छा अपना परफॉर्मेंस अच्छा कब दोगे, प्रेजेंटेशन अच्छी कब दोगे, जब आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, अब मैं हिंदी की स्टूडेंट हूँ और हिंदी की टीचर हूँ, मुझे बोल दिया मैथ्स पढ़ा दो, तो मैं मैथ्स वही पढ़ाऊंगी जो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और जो नियम पढ़े हैं। मैं उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने अनुसार कोई और मेथड नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे नहीं आती है। और जो मैथ्स का टीचर है उसको कहेंगे भाई हिंदी की ग्रामर पढ़ा दो, तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि वो मैथ्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनका कैलकुलेशन अलग चलता है। हिंदी की ग्रामर जो है अलग चलती है, जो अर्थ है वो अलग चलते हैं, भावार्थ कैसे लिखा जाता है, हम महसूस क्या कर रहे हैं, किसी वाक्य को हमने पढ़ा है उसको हमने क्या समझा है ना, कोई विपरीत अर्थ लगाना है, तो ये सब थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम जिसके हाथ में दम है या जिसके अंदर जिस कार्य को करने की कुशलता है वही वो कार्य अच्छे तरीके से कर सकता है। आप तलवार को सुई का काम दे दो, सुई का तलवार को काम दे दो, तो कर पाएंगे क्या? क्या तलवार कपड़े सिल सकती है? क्या सुई लड़ाई लड़ सकती है? नहीं, जिसका काम उसी को साजे। इस वाक्य, ये जो जाति प्रथा है इसके विरुद्ध में ये जो कहावत है बहुत अच्छी है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है, पूरी तरह से निष्क्रिय, अकर्मण्य। जो मनुष्य है वो ये सोचता है कि मुझे तो अब करना ही नहीं है, कुछ भी काम नहीं करना। कैसे नहीं करना? खेती करने के लिए दे दिया उसको, हलवाई है तो भाई बोल दिया चलो मिठाई बनाइए, तो हर कोई बना सकता है। पाकशाला में जो निपुण है वही काम कर सकता है, हलवाई का बेटा हलवाई बनेगा। अब उस बेटे को पता ही नहीं है भाई गैस कैसे चलाते हैं या कौन कौन सी मात्रा में डालेगा, मीठा कितना होना चाहिए, क्या कैसे होता है। एक IQ होता है ना, जैसे हर किसी कार्य को करने की एक छठी इंद्री होती है। जो व्यक्ति जिस कार्य में हुनर होता है उसकी छठी इंद्री वो काम करवाती है उसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। कि कॉमन सेंस होता है, एक कॉमन सेंस उसमें होता है कि जिस कार्य को वो अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन जहां पर अब काम कर सकता है मैथ्स का, साइंस का, उसको दे दिया भाई तुम संस्कृत का काम करो, तो उसमें रुचि नहीं है। जैसे मेरे पास एक बच्चा आता है, ऐसे ही पास में रहता है, तो ऐसे ही कभी कभी पढ़ा लेती हूँ कि मैम मुझे संस्कृत नहीं आती है, हिंदी में बच्चा थोड़ा वीक है, तो उसको समझ में नहीं आता है क्या करना है। लेकिन बच्चों साइंस और मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट है वो बच्चा, SST भी एटलीस्ट बहुत अच्छे मार्क्स ले आता है वो, लेकिन हिंदी और संस्कृत में सही में बहुत वीक है। उसको समझाना पड़ता है बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है ना वो नहीं लगा पा रहा। वो कहाँ लगा पाता है? वो साइंस और मैथ्स में लगा पाता है। मैथ्स से भी ज्यादा उसकी साइंस बहुत अच्छी है, तो साइंस में वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है, 20 आउट ऑफ 19, 20, 19, 18 ऐसे मार्क्स लेकर आ जाता है। लेकिन जहाँ बात करते हैं हिंदी और संस्कृति में, उसके एवरेज मार्क्स आते हैं, वो भी थोड़े से बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में, बहुत ज़्यादा सिखाने के बाद आते। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अब आगे जाके बड़ा होगा तो वो हिंदी संस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यहीं तो वो बहुत मुश्किल से आगे चल रहा है, और आगे जाके उसको कह दिया जाए कि तुम हिंदी और संस्कृत पढ़ाना, तो भाई उसके तो फिर टेढ़ी खीर है, फिर वो तो कुछ काम कर ही नहीं सकता, ना तो इस फील्ड में जा सकता, उसको पता ही नहीं मुझे करना क्या है। अब क्योंकि साइंस उसका सब्जेक्ट है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो उसको पता है कि मुझे आगे क्या करना है और इस फील्ड में जाके मुझे और क्या क्रिएट करना है। उसकी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी भी वहीं निखर कर आएगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट क्या है? उस सब्जेक्ट में है। ऐसे ही जब श्रम विभाजन हुआ था तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट था, कुछ लोगों का नहीं था, और जिन लोगों का था उन्होंने बहुत अच्छे से किया, जिनका नहीं था फिर वो दिन ब दिन गरीब होते गए, क्योंकि कार्यकुशलता नहीं बनी, आमदनी नहीं, प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन से आमदनी नहीं, आमदनी नहीं हुई तो भूखे मरे, और भूखे रहने के कारण जो दिन ब दिन जो गरीबी थी वो होती चली गई। और जो जमीनें थी, पहले लोगों के पास, सबके पास जमीनें होती थी, वो जमीनें धीरे 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 बिकती गई, क्योंकि खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो यही होता गया। तो समझ रहे हो आप बिल्कुल अच्छे से? बच्चे का क्या करना आपको? भाई ये कौन है? भाई दीपशिखा गौतम, पड़ोस में ही है मेरे। ठीक है, आज हमने किया है बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय, एक बार फिर से देख लेते हैं। और ये जीवन परिचय करा हमने पूरा 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये सारी इनकी रचनाएं हैं। इन रचनाओं को आप एक काम करिएगा, ऐसे टेबल फॉर्म में लिख दीजिएगा
नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर आप रचना का नाम लिखिएगा, प्रकाशन वर्ष लिख देना। जिन जिनका प्रकाशन वर्ष है आपको वो लिखना है, ठीक है। ये सारी हो जाएगी। और कौन सा जो है वो पूरा उनका वाङ्मय जो है किस खंडों में प्रकाशित है वो भी आप लिख देना, तो ये भी हो जाएगा। आगे चलिए, इनका निधन हुआ था दिसंबर 1956 दिल्ली में। उसके बाद ये आ गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार थे वो आ गए, और इन विचारों में सबसे प्रबुद्ध उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, भगवान बुद्ध, कबीरदास जी और ज्योतिबा फुले। इन तीनों को याद रखिएगा, ये कई बार आता है। और 1956 में ही उनका देहांत हो गया था, और 1956 में ही 5 लाख बौद्ध मतानुयायियों के साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। मतानुयायी बन गए थे ये। उसके बाद आ गया था यहाँ हमारा इनका पहला टॉपिक श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि हाँ मैम हम इसमें से जो भी क्वेश्चन आता है हम कर लेंगे। और ये भी अनुरोध करूँगी कि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए बच्चों, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे कोई डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो। अपने माता पिता को निराश ना कीजिएगा, क्योंकि अभी जो समय है आपका बहुत आसान वाला है। पुराने लोगों ने बहुत कठिन समय व्यतीत किया है, फिर भी कुछ नाम अमर कर गए। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सोचा था क्या ऐसा व्यक्ति जिसको कक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है, सार्वजनिक परिवहन यूज नहीं किया जाने लगा है, और कुछ भी नहीं करने दे रहे थे, फिर भी आज इनको हम भारत रत्न है। और आज इनको हम आज ही नहीं हमेशा, जब तक भारत है तब तक इनको याद करेंगे, क्योंकि संविधान निर्माता है और यह संविधान हमेशा चलेगा। जब तक संविधान चलेगा तब तक हमारे भीमराव अंबेडकर हमें याद रहेंगे। तो इस अमर ज्योति को आगे भी पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगी, साथ में हम वितान भी शुरू कर देंगे सैटरडे के दिन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं।